अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। दिस इज़ प्रोफेसर मोहम्मद अफजल। गाइस, आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आप लोगों को वेलकम है इस चैनल पे। तो गाइस, जो वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक कर दें, इस वीडियो को लाइक करें और अच्छे वाला कमेंट भी करें। गाइस, इस चैनल के साथ कनेक्टेड रहें, ख़ास तौर पे सेकंड ईयर जो लोग स्टार्ट कर रहे हैं अभी। आज थर्ड लेक्चर है और हमने पढ़ना है सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो अगर आप कनेक्टेड रहेंगे तो आप जो है डेली आपको लेक्चर मिलता रहेगा, अदरवाइज़ नहीं। वैसे भी मैं डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का नंबर भी दे रहा हूँ, आप प्लीज़ व्हाट्सएप करिएगा, कॉल नहीं करिएगा, बिकॉज़ कॉल से प्रॉब्लम होती है, बिज़ी होता हूँ। तो व्हाट्सएप मैसेजेस देखे जा सकते हैं बड़े आराम से, बाद में भी देखे जा सकते हैं। तो व्हाट्सएप करिएगा अगर आप में से कोई क्लास अटेंड करना चाहता है तो वो भी मुझे बता दें। और इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी नीचे शेयर्ड है, और जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उन सब के लिंक मैंने नीचे शेयर कर दिए हुए हैं। तो आप लोग जो है उन पे क्लिक करके आप व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी ज्वाइन हो सकते हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। बाकी गाइस, हम चलते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ। तो हमारा जो आज का लेक्चर है, लेक्चर नंबर 3 है बेसिकली पूरी सीरीज़ में, सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड के सोर्सेज की हमने बात करनी है। तो लेट्स हैव अ लुक। हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड 3 सोर्सेज होते हैं उनके, मतलब 3 सोर्सेज हैं जहाँ से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल कर सकते हैं। गाइस, ये आप अपने सामने टेक्स्ट बुक रख लें, टेक्स्ट बुक से भी इसको देखते चले जाएं। जो चीज़ आपको इंपॉर्टेंट लगे आप मार्क भी कर लें। कुछ सेंटेंसेस बुक में उल्टे सीधे लिखे होते हैं, मैंने ज़रा उनको एक तरतीब बना के मैंने लिख दिया यहाँ पे। तो ये स्लाइड जो है लेक्चर के फौरी बाद आपके साथ में शेयर भी कर दूँगा। और ये है कि जो स्टूडेंट्स क्लास लेंगे, मैं ग्रुप में नहीं ये शेयर करने वाला, जो स्टूडेंट क्लास लेंगे सिर्फ उनके पर्सनल व्हाट्सएप पे ये शेयर होंगे। तो ताकि जिन्होंने क्लास छोड़ी है उनको भी ये रहे कि जी हमने क्लास छोड़ी है। ये तो कोई तरीका नहीं है कि जी मुंह उठा के ग्रुप में 10 12 15 लोग ऐड हैं और क्लास में सिर्फ 2 या 3 आते हैं, तो ये उन लोगों को किसी सूरत में ये स्लाइड्स नहीं मिलेंगी। अच्छा जी, कोल है, नेचुरल गैस है, पेट्रोलियम है। ये 3 सोर्सेज हैं जहाँ से हम बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हासिल करते हैं। तो आपने जहाँ सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड लिखा है उसके नीचे जो कुछ लाइंस लिखी हुई हैं उनको आपने जस्ट रीड कर लेना है। अदरवाइज आपने सिर्फ यही एक सेंटेंस अपने पास से लिख देना है कि देयर आर 3 सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच आर कोल, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम। और गाइस, ये वैसे तो लॉन्ग क्वेश्चन में कभी नहीं आया और आगे आने का चांस भी नहीं है। इसमें शॉर्ट बनते हैं, शॉर्ट क्या क्या बनेंगे वो मैं आपको वन बाय वन यहाँ बताता चला जाऊँगा। देखिए, सबसे पहले कोल की बात हो रही है, हमने सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डिस्कस करने हैं, तो सबसे पहले हम कोल को डिस्कस करेंगे। तो गाइस, कोल जो है बेसिकली इसमें से जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन देख लें क्या आता है। ये इसमें से क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, हाउ कोल वॉज प्रोड्यूस नेचुरली, मतलब कुदरती तौर पे जो कोल है वो कैसे प्रोड्यूस होता है। तो इसका आंसर बहुत सिंपल है लेकिन थोड़ा सा लेंथी भी है। आंसर देख लें कि जी, आंसर इसका है जी, इट इज़ बिलीव दैट द कोल वाज प्रोड्यूस्ड इन नेचर बाय द रिमेन्स ऑफ द ट्रीज बेरिड इनसाइड द अर्थ। मतलब आज से तकरीबन कोई 500 मिलियन साल पहले, ये 500 मिलियन साल वाली बात आपने जहन में रखनी है। आज से तकरीबन 500 मिलियन साल पहले जो प्लांट्स डाई हो गए, जो एनिमल्स मर गए, वो एनिमल ज़मीन की तहों में दबते चले गए ड्यू टू बैक्टीरियल and chemical reactions on wood. It got converted to peat, के कोयले की सबसे पहली फॉर्म है। देन एज अ रिजल्ट ऑफ हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर इनसाइड द अर्थ क्रस्ट, द पीट गॉट कन्वर्टेड इनटू कोल। तो जो लकड़ी है, लकड़ी के ऊपर सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और बैक्टीरिया एक्ट करते हैं, बिकॉज वो उसके टिश्यूज़ लिविंग होते हैं। लेकिन जैसे उसके टिश्यूज़ डेड होना शुरू हो जाते हैं तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उसको छोड़ जाते हैं, फिर उसके ऊपर प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे उसके ऊपर तहें जमती हैं मिट्टी की, और जैसे जैसे ज़मीन की तहों से उसको टेम्परेचर मिलता है, तो वो जो है प्रेशर जो है उसके ऊपर टेम्परेचर भी बढ़ना शुरू हो जाता है, प्रेशर भी बिल्ड होना शुरू हो जाता है, और गाइस एज ए रिज़ल्ट कोयला बनना शुरू हो जाता है लकड़ी से। लेकिन इतना आंसर काफ़ी नहीं है।
आगे देखें, इसकी आपने वो इक्वेशन भी लिखनी है जो आपकी टेक्स्ट बुक में लिखी हुई है। तो ये देख लें, सबसे पहले वुड है, बैक्टीरियल एंड केमिकल रिएक्शंस की वजह से ये कोयले की पहली फॉर्म में पीट में कन्वर्ट हो जाती है। उसके बाद हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर मिलता है तो लिग्नाइट में कन्वर्ट हो जाती है, और लिग्नाइट से ये फिर कन्वर्ट हो जाती है। LiQ लिखा गया लेकिन लिग्नाइट है, LiG है, लिग्नाइट है। ये हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर पे नेक्स्ट फॉर्म बाइचुमिनस कोल में कन्वर्ट हो जाती है। फाइनली एंथ्रासाइट। गाइस ये छोटा सा चार्ट, ये छोटा सा फ्लो शीट आपने इसमें बनाना है। तो चलें, ये तो हो गई कोल की बात। तो चले मैं आपको कोल के साथ रेलिवेंट एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री भी दिखाता हूँ वाया यूट्यूब। मज़े की वीडियो है। एक कप और है कितनों का बहाना, एक कप और तुम है एक और कप चाय, एक और कप चाय टपाल दानेदार। ये हो गई फुल स्क्रीन। ये देखें जी, There are few natural resources which have had the massive and sudden impact इसके नीचे आ रहे हैं वो सब टाइटल्स भी, आप इसको पढ़ें समझ आ जाएगी, मेरे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। that coal has had. Instead of burning organic matter like trees for fuel, people were able to burn organic matter from the past, and the rest is history. So how is coal formed? Plants, like plants always do, die, and some of them get stuck in stagnant water, like स्टैग्नेंट वाटर मतलब जहाँ पानी खड़ा रहता है। देखिए, जो पानी फ्लो करता है ना, उसका ऑक्सीजन लेवल बहुत अच्छा होता है, लेकिन जो पानी खड़ा होता है उसका ऑक्सीजन लेवल अच्छा नहीं होता, तो वहाँ पर कोयला बनना शुरू हो swamps, जाता for example. Unlike moving water such as rivers, stagnant water doesn't have much oxygen. है। Yes. And because there's no oxygen, instead they're preserved, and over long periods of time, layers of sediment are deposited on top. मतलब जब पानी चलता रहेगा तो उसके ऊपर सेडिमेंट्स की लेयर नहीं जमेगी, लेकिन जब पानी रुका होगा तो प्लांट्स वगैरह के ऊपर सेडिमेंट्स की लेयर्स जमना शुरू हो जाती हैं, जिससे उन पर प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है। Then, under heat and pressure, in a process called diagenesis, or specifically in this case, coalification, the plants are compressed into peat, and then eventually into coal. This entire process is very slow and takes millions of years. The heat and pressure remove the hydrogen, nitrogen, and oxygen until only the carbon remains. The higher the rank of coal, the higher the carbon content, the shinier it is, the blacker it is, and the greater it burns. जी, ये जो आखिरी बात उसने बताई है कि मतलब जैसे जैसे, ये देखें आखिरी सेंटेंस को आप दोबारा सुने, द हायर द रैंक ऑफ कोल। हायर द रैंक ऑफ कोल का मतलब है कि जो सबसे इसकी फाइनल फॉर्म है जिसको हम एंथ्रासाइट कहते हैं, उसकी बात हो रही है। उसके कार्बन कंटेंट सबसे ज़्यादा होता है, 80 to 100% होता है। वो ज़्यादा शाइन करता है, ज़्यादा ब्लैक The होता blacker है, it is, और उसके अलावा ये अच्छे तरीके से बर्न करता है। तो गाइस, यही वो कोल होता है जिसको आगे हायर एनर्जी प्रोडक्शन के लिए इसको यूज़ किया जाता है। अदरवाइज़ हमारे यहाँ पर जो कोल है वो तो ज़्यादा से ज़्यादा जो होता है ना, पीट और लिग्नाइट होता है, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा पट्ठों में ईंटें बेक करने के लिए इस्तेमाल होता है, अदरवाइज़ वो यूज़ नहीं होता। तो चलें, आई स्टॉप इट हेयर, हम आगे चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो देखें, यहाँ पर देखें, हम बात कर रहे थे जी कोल की, तो होपफुली ये वीडियो आपके लिए इंटरेस्टिंग साबित हुई होगी। हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। देन वी आर टॉकिंग अबाउट कार्बनाइजेशन। जो कार्बनाइजेशन होता है गाइस, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। मैं इसके ऊपर मार्क भी कर देता हूँ जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, मोस्ट। तो कितना मुश्किल है इससे लिखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है जनाब। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखें क्वेश्चन की स्टेटमेंट कैसे पूछी जाती है जी। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज मेंट बाय कार्बनाइजेशन और डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। अच्छा, कार्बनाइजेशन को तो बाद में देखते हैं, पहले हम देखते हैं कि जी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन बेसिकली होता क्या है। देखें, डिस्टिलेशन बेसिकली सेपरेशन मेथड को कहते हैं। अब इसकी दो टाइप्स बन जाती हैं, वन ऑफ देम इज डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, द अदर वन इज फ्रैक्शनल।
लिक्विड्स के लिए जो यूज़ की जाती है वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होती है, जब हमने दो लिक्विड कंपोनेंट्स को अलग करना होता है। उसमें कंपोनेंट जो होते हैं वो डिस्ट्रॉय नहीं होते ज़्यादातर केसेस में, लेकिन जो सॉलिड सब्सटेंसेस होते हैं अगर उनके कंपोनेंट्स को हमने अलग करना हो तो उसके लिए हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की टेक्निक यूज़ करते हैं। उसमें हम उसको ब्रेक करते हैं, ब्रेक करके हम उसके कंपोनेंट्स को अलग करते हैं। तो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन अगर कोयले की हो तो उसके लिए ये टर्म यूज़ की जाती है कार्बनाइजेशन। तो इस वजह से हम या तो इसको कहते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, या फिर हम कार्बनाइजेशन कहते हैं तो इसका मतलब भी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल होता है। तो गाइस ये बड़ी आसान सी बात है कि जब हम कोयले को 500 से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान में हीट करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन, ये इसकी प्राइम कंडीशन है। देखिए जब हम कोयले को हवा की मौजूदगी में जलाते हैं तो वो तो कंबस्शन हो जाता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बन जाता है। इनफैक्ट हमने कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर नहीं बनाना, हमने इससे यूजफुल बाई प्रोडक्ट्स हासिल करनी है जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, उनसे फिर फर्दर भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हासिल किए जाते हैं। तो जब हम कोयले को एयर या ऑक्सीजन की एब्सेंस में 500 से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करते हैं तो वो 3 फ्रैक्शंस में टूट जाता है। कोल गैस है, कोल तार है और कोक है। वैसे अमोनिकल कंपाउंड्स भी होते हैं, सेकेंड ईयर की बुक में नहीं लिखे गए, तो आप अपनी बुक पे ही रहें। तो इसको हम कार्बनाइजेशन कहते हैं या हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल कहते हैं। तो गाइस ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बुक में इतने अच्छे तरीके से नहीं लिखा। अब जिस तरीके से इसका आंसर मैंने किया हुआ है आपने उसी तरीके से लिखना है। तो मैंने जो आंसर लिखा है, लुक एट दिस, मैंने इसका आंसर जो लिखा है वो कैसे लिखा है मैं आपको ये रीड करके बता देता हूँ जी। 1 कोल इज सब्जेक्टेड टू हाई टेम्परेचर अबाउट 500 to 1000 in the absence of oxygen or air is got converted to its fractions like coal gas, coal tar and coke। तो guys ये जो है 500 to 1000 डिग्री, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये मिस नहीं होनी चाहिए, और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन मिस नहीं होनी चाहिए, और इन तीनों प्रोडक्ट्स के नाम। आगे द प्रोसेस इज कॉल्ड कार्बनाइजेशन, फिर ये बताएं कि इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। ये सारा लिखना है तो इतना ही काफ़ी नहीं है। इससे नेक्स्ट चलते हैं तो आपने ये भी बातें आगे लिखनी है जो कि टेक्स्ट बुक में नहीं लिखी हुई, लेकिन आप लोगों ने इसको एडिशनली लिखना है। तो देखें यहाँ पर आप लिखेंगे कोल इज़ एन इम्पोर्टेंट सॉलिड फ्यूल एंड अ सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज सब्जेक्टेड टू कार्बनाइजेशन और डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। The products of destructive distillation are, तो इसकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो देखें। नंबर 1 पे आप इसका लिखेंगे जी कोल गैस जो कि गैसियस फॉर्म में होती है, फिर आप लिखेंगे कि जी कोक जो कि सॉलिड स्टेट में होती है, फिर आप लिखेंगे कोल तार जो कि लिक्विड फॉर्म में होती है। तो ये तीनों जो है यहाँ से MCQ भी आ सकता है कि जी इनमें से लिक्विड कौन सी है, गैस कौन सी है और सॉलिड कौन सी है। तो गाइज यहाँ तक आप इसका कंप्लीट आंसर लिखेंगे। हम थोड़ा सा इससे आगे चलते हैं, तो थोड़ा सा इससे आगे फिर मेरी स्लाइड ख़त्म हो जाती है। कुछ बातें हैं जो आपको मैंने टेक्स्ट बुक से रीड करवानी है क्योंकि उनको हम यहाँ लेकर नहीं चल सकते, तो टाइम का वेस्टेज था, तो हम टेक्स्ट बुक पे चलते हैं। और कहाँ गई मेरी टेक्स्ट बुक, अभी तो यहाँ निकाल ली थी मैंने, यस। अच्छा अब आप लोग अपनी ज़रा टेक्स्ट बुक निकाल लें। कुछ चीज़ें जो हैं मैं आपको टेक्स्ट बुक से बताता हूँ। तो मैं थोड़ा सा व्यू बड़ा कर लूँ ताकि ये कहाँ पहुँचा हुआ हूँ, ये तो 8वें चैप्टर में पहुँचा हुआ हूँ। अच्छा चलें कोई बात नहीं, इसको मैं लेके आता हूँ 7वें चैप्टर तक। थोड़ा सा मेरा कंप्यूटर घबरा गया, कोई बात नहीं, इतनी गर्मी में तो इंसान घबराए हुए थे, ये तो फिर कंप्यूटर है बेचारा। अच्छा चलें गाइस, ये देखें चैप्टर 7 है, तो हमने पढ़ना है बेसिकली सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो यहाँ पर देख लें ये चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। अब ये चीज़ पढ़नी है हमने कि अपनी बुक पे ही आप लोग हाईलाइट कर लें, जो बातें मैं हाईलाइट करूँगा वो आपने भी कर लेनी है। तो यहाँ पर देखें द टोटल कोल रिसोर्सेज ऑफ पाकिस्तान आर एस्टिमेटेड बाई जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान इज़ 184 बिलियन टन्स। गाइस ये वाली बात MCQ है। पाकिस्तान के टोटल कोल रिसोर्सेज 184 बिलियन टन्स हैं, लेकिन ये बुक आपकी 2003 में लिखी गई थी, 23 साल पुरानी बुक है। अब तो ये बढ़ गए हैं, लेकिन आपने इसी को फॉलो करना है। तो कुछ मेरे जैसे खलीफे भी बैठे होते हैं पेपर चेक करने वाले, जिन्होंने बुक की इन्फॉर्मेशन को ही लेके चलना होता है, तो आपने चेंज नहीं करना। देन अबाउट
80%। अब हमारी ये देखें हम कितने ज़हीन हैं कि इससे हम पावर जनरेशन करने के बजाय हम 80% जो कोयला है उसको पट्टियों में इस्तेमाल कर देते हैं ईंटें बनाने के लिए। बस मकान बनाएं हमें, और कोई नहीं, बिजनेस नहीं चाहिए, हम अच्छा मकान बना के बैठ जाएं। तो जी अबाउट 80% ऑफ द कोल इज़ यूज्ड टू बेक ब्रिक्स इन द लाइम किलन। बिसाइड लाइम किलन पट्टियों को कहते हैं। बिसाइड सम क्वांटिटी इज़ यूज एज अ फ्यूल फॉर डोमेस्टिक पर्पज़। तो घरों में हम आग जला के रोटियाँ भी पका लेते हैं वगैरह वगैरह। तो ये 80% वाली बात, तो 184 बिलियन टन्स वाली बात जो है ये आपने याद रखनी है। आगे देखें कितना बड़ा झूठ लिखा हुआ है कि सीरियस एफर्ट्स आर बीइंग मेड बाय द गवर्नमेंट टू इंडक्ट कोल इनटू इंडस्ट्री बाय सेटिंग अप कोल बेस्ड पावर यूनिट्स द सिंध कोल अथॉरिटी। अब देखें कॉन्शियस एफर्ट्स, ये 2003 का फिक्रा लिखा हुआ है। 2003 से इतनी कॉन्शियस एफर्ट्स हो रही हैं कि 2023 आ गया, कोई कोल बेस्ड पावर प्लांट पाकिस्तान में नहीं लगा। तो कितनी कॉन्शियस एफर्ट्स हैं, वाह, दैट्स ग्रेट। और हमारा एजुकेशन सिस्टम इतने अजीम लोग हैं कि यार कम अज़ कम ये फिक्रा ही रिमूव कर दो यहाँ से अगर नहीं काम करना तो। लेकिन चलें खैर। द सिंध कोल अथॉरिटी एंड द डायरेक्टोरेट्स ऑफ मिनरल डेवलपमेंट ऑफ पंजाब, बलोचिस्तान एंड खैबर पख्तूनख्वा। अब यहाँ पर NWFP लिखा होता था, तो अल्लाह के हुक्म से इनकी बड़ी मेहरबानी के यहाँ पर इन्होंने KPK लिख दिया हुआ है, वो भी नहीं तो पठानों के साथ लड़ाई हो जानी थी। अच्छा जी, आर कीन टू एक्सपेंड कोल यूटिलाइजेशन इन पावर जनरेशन। बकवास चीज़ें हैं ये सारी। तो गाइज अब इससे आगे थोड़ा सा हम नेचुरल गैस के बारे में पढ़ लेते हैं बस, और उसके बाद हम इसको क्लोज करते हैं। अच्छा, नेचुरल गैस देखें। नेचुरल गैस इज़ एन इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ एनर्जी स्पेशली फॉर कंट्रीज लाइक पाकिस्तान। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस लाइक CNG जो है वो फ्यूल के तौर पे यूज़ होती है। तो CNG अब तो मिलती नहीं है हमें गरीबों को। विच आर डेफिशिएंट इन द प्रोडक्शन ऑफ मिनरल ऑयल एंड कोल। ऐसे कंट्रीज जिनमें मिनरल ऑयल और कोल नहीं ज़्यादा मिलता, तो वो कंट्रीज़ नेचुरल गैस की तरफ जाते हैं। हमें कोल भी मिलता है लेकिन हमने नेचुरल गैस का भी बेड़ा गर्क कर दिया हुआ है। एक ही टाइम पे घरों को भी दे दी है, इंडस्ट्रीज़ को भी दे दी है, और हमने एक ही टाइम पे गाड़ियों पे भी लगा दिया। अब ना गाड़ियों को मिल रही है, ना इंडस्ट्री को मिल रही है, ना घरों को मिल रही है। हमने बेड़ा गर्क कर दिया है नेचुरल गैस का। लेकिन वही बात, चूँकि 2003 की लिखी हुई बुक है, तो अभी तक जो है ना नेचुरल गैस को इन्होंने जो है वो फ्यूल के अंदर जो है वो टार्जन के तौर पे पेश किया हुआ है। इट इज़ मिक्सचर ऑफ लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन्स। लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन्स मीन्स गाइस जिनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है, गैसियस स्टेट में होते हैं। मेजर पोर्शन ऑफ द नेचुरल गैस इज मीथेन, ऑलमोस्ट 85% से ऊपर ही होती है इसके अंदर। तो ये बात MCQ में आ सकती है। इट इज़ आल्सो फाउंड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन पाकिस्तान, द गैस बीइंग चीपर। खास चीपर है, पेट्रोल के रेट पे मिल रही है चीपर। पाकिस्तान में तो अब कुछ भी चीपर नहीं है सिवाय बदतमीज़ी और गालियों के। बीइंग चीपर, हाँ घटिया ज़रूर कह सकते हैं, चीप घटिया भी होता है। इज़ यूज फॉर पावर जनरेशन इन सीमेंट एंड फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज एज अ फ्यूल इन इंडस्ट्रीज एंड होम्स। तो इसको बस पढ़ लें, इसमें हो सकता है MCQ आ जाए, अदरवाइज इसमें से कुछ भी नहीं आता। तो गाइज़ हम आज का लेक्चर यहाँ क्लोज करते हैं, और जो व्हाट्सएप के जो ऑडियंस हैं, और सॉरी जो यूट्यूब के ऑडियंस हैं, आप लोग भी भाईजान, थैंक यू सो मच आप लोगों का देखने के लिए। और मिलते हैं जी इससे अगली वीडियो में। जो पहली दफ़ा देख रहे हैं सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक करें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।